गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द क्लास। कल मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास नहीं ली थी क्योंकि मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी हमें एक्स्ट्रा क्लासेस की। हमारा टाइमली सिलेबस हो जाएगा संडे तक, इसलिए नहीं ली मैंने तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास। और प्लस मुझे काम में वो बच्चा आ गया था ना, दुखड़े सुनने थे। अभी बेटा मुझे भी जाना है, गुड़गांव ट्रैवल करना है। आज मैं मेट्रो से जाऊंगी क्योंकि आपको पता है 12-12 किलोमीटर लंबे जाम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल। टीसी मैम नहीं आ पाएंगी क्योंकि शायद उनके यहाँ भी पानी का प्रॉब्लम है। तो चैट्स में आके जो बच्चे हमें हेट देते हैं ना, मैं उनको बता दूं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे। अननेसेसरी हेट देते हैं कि आप लोगों ने बुलाते नहीं है। सीरियसली, लाइक सीरियसली, हम मैम को नहीं बुलाएंगे? मैम इज पार्ट ऑफ द टीम, इट्स GNT। हाँ, मतलब फालतू का हेट देते हैं कि आप लोग नहीं बुलाते। अरे जो भी होता है कुछ ना कुछ कंसर्न रहता है। कभी कभी मैं भी नहीं होती हूँ। अगर मेरी तबीयत खराब है, मैम के यहाँ पे इतना वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम है, किसी को जबरदस्ती थोड़ी बुला सकते हैं बच्चों। सबकी प्रॉब्लम है। अब मैम तैर के थोड़ी आएगी दिल्ली तक। हम्म। तो ये चीज होती है, पता नहीं क्यों हेट देने लगते हैं कि आप लोग ऐसा करते हैं मैम के साथ। हम लोग कुछ नहीं करते भाई। हाँ, मैम टीसी मैम की तो मम्मी ने, हाँ तो सही बात है भाई। मदर्स को ऑफ कोर्स अपने बच्चों की टेंशन नहीं होगी क्या? मुझे भी बोल रहे हैं कि देख ले भाई ट्रैफिक। मैंने कहा नहीं नहीं, मेट्रो से जाने की कोशिश करते हैं। मैं भी मेट्रो से जा रही हूँ। मैं कितने सालों बाद मेट्रो का ट्रैवल कर रही हूँ, क्योंकि गाड़ी चला के लेके जाऊंगी पता लगा कि गाड़ी खराब हो गई, इतना पानी है हर जगह। कैब से जाऊंगी पता लगा 3-4 घंटे लग गए। तो इसलिए मेट्रो सीम्स द बेस्ट ऑप्शन विच विल टेक मी ऑन टाइम एंड विल गेट मी बैक ऑन टाइम। तो इसलिए प्लीज वो फालतू का हेट मत फैलाना आके कि ऐसा क्यों हुआ। चलो। हाँ, एनडी सर तो अभी बेटा ट्रेन में है, ट्रैवल कर रहे हैं सर। तभी तो मैं उनकी क्लास झपट लेती हूँ हमेशा। जब भी हमें गुड़गांव जाना होता है, मैं 10 बजे की क्लास लेके सर की क्लास झपटा टाइप्स बन जाती हूँ। ठीक है, यस, झपटा टाइप्स बन जाते हैं हम। चले बच्चों, अब आते हैं आप लोग के लिए इवेंट में ऐसा कुछ नहीं है, नए बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, तो सबसे पहले कल हम रिब्स और स्टर्नम में करा रही थी, यहाँ पे छूट गया था। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्लास ओवर करनी पड़ी थी, वरना मैं समझा देती, बट कोई नहीं। तो डायग्राम शायद आपने बना लिया होगा। आई गेव यू टाइम टू ड्रॉ द डायग्राम यस्टरडे। सो रिब्स एंड स्टर्नम की बात करें, स्टर्नम तो आप यहाँ से फील भी कर सकते हैं। एवरीबडी कैन फील दिस पार्ट। दिस इज योर स्टर्नम। ये देखिए, ये पूरा स्टर्नम है। और यहाँ पे क्या आपकी रिब्स है, ये सारी आपकी रिब्स है यहाँ पे सारी। आप फील कर सकते हैं, पतले वालों की तो दिख भी जाती है ऐसे। थोड़ी सी सांस अंदर करेंगे तो पूरा रिब केज बाहर निकल आता है इन लोग का। तो यहाँ पे बच्चों अटैचमेंट के बेसिस पे देखो, सबसे पहले जब भी हम रिब्स और रिब केज की बात करते हैं तो रिब्स दो जगह से अटैच होते हैं, एक डॉर्सली और एक वेंट्रली। डॉर्सली हमारी रिब्स कहां से निकलती है? थोरैसिक वर्टिब्री से। कहां से निकलती है डॉर्सली? थोरैसिक वर्टिब्री से। और आगे जाके किससे जुड़ती है? स्टर्नम से। किससे जुड़ती है? स्टर्नम से। तो यहां से क्या है? यस बच्चों, यहाँ पे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में भी कौन सी रिब्स वर्टिब्री है? थोरैसिक वर्टिब्री। वहां से कनेक्ट होती है रिब्स, और रिब्स निकल के आगे किससे अटैच होती है? स्टर्नम से। तब जाके बनता है आपका रिब केज। क्या बनता है? रिब केज। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो रेड कलर से मैम ने बनाया, ये तो है क्लेविकल्स। क्लेविकल्स क्या बताए थे कल की क्लास में? कॉलर बोन्स। ये क्या है? क्लेविकल्स, कॉलर बोन्स। कॉलर बोन्स भी आपके स्टर्नम से ही अटैच होते हैं। यहाँ पे आप देखते होंगे ऐसे उठा हुआ दो स्ट्रक्चर दिखते हैं आपको, दो गुंबद जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं। वहीं पे आपकी क्लेविकल अटैच होती है आपके स्टर्नम से। यहाँ पे दो गुंबद दिख जाएंगे आपको, यहाँ पे, यहाँ दिख जाएंगे। ठीक है, दो गुंबद टाइप दिख जाएंगे। फिर उसके बाद आते बच्चों, ये जो बीच में व्हाइट कलर की बोन है, दिस इज कॉल्ड एज स्टर्नम, या इसका नाम है ब्रेस्ट बोन। क्या है? ब्रेस्ट बोन। ये जो ब्रेस्ट बोन है, स्टर्नम है, दिस सपोर्ट्स द अटैचमेंट ऑफ रिब्स। इसका मेन काम यही है, इस वाली हड्डी का मूवमेंट काम नहीं है, रिब्स का अटैचमेंट इसका काम है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं रिब्स। अब ये पीछे से आ रही है कहां से? वर्टिब्रल कॉलम से। और आगे किससे जुड़ रही है? स्टर्नम से।
तो ये पहला फर्स्ट पेयर ऑफ रिब है, फर्स्ट, ये है सेकंड, ये वाला है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, ये है, एक सेकेंड काउंटिंग गलत हो गई, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, ये है सिक्स और ये है सेवेंथ। एक्स्ट्रा बना दी क्या मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ नहीं 7 है। तो 7 पेयर आप देख रहे हैं किस तरीके से अटैच्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद ये है 8 9 10 11 12, तो टोटल कितने पेयर होती है बेटा, 12 पेयर होती है। अब इसमें से जो फर्स्ट टू 7th पेयर ऑफ रिब्स है, जो फर्स्ट टू 7th पेयर ऑफ रिब्स है, वो डॉर्सली कहां से आ रही है, एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स, डॉर्सली ये रिब्स किस चीज से कनेक्टेड है एवरीबॉडी। अरे बेटा नहीं होगी आपकी केमिस्ट्री की क्लास, अब आप बंद करेंगी प्राची, कल होगी आपकी केमिस्ट्री की क्लास। सुनते नहीं हो क्या आप क्लास में जब मैम बताती हैं, आते ही पूरा एक्सप्लेनेशन मैम ने दिया है इस चीज के ऊपर। कैन आई टेक माई क्लास नाउ? चलिए, तो डॉर्सली किससे अटैच्ड है, वर्टिब्रल कॉलम से, और कौन सी वर्टिब्री से, थोरैसिक वर्टिब्री से, थोरैसिक वर्टिब्री। और यही रिब्स वेंट्रली किससे अटैच्ड है बच्चों, यही रिब्स वेंट्रली अटैच होती है आपके स्टर्नम से, किससे अटैच होती है आपके स्टर्नम से। बट जब ये स्टर्नम से अटैच होती है तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर का एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो मैम ने बनाया है, दिख रहा है सबको ब्लू कलर का स्ट्रक्चर, दैट इज हाइलिन कार्टिलेज। क्या है, कौन सी कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज। सो बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम यहाँ पे एक स्पेशल टाइप ऑफ कार्टिलेज है, जिस कार्टिलेज का नाम क्या है बच्चों, हाइलिन कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। तो ये थोरैसिक वर्टिब्री से पीछे से अटैच है, आगे से स्टर्नम से, और हाइलिन कार्टिलेज है बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है। अब जो ये रिब्स है इनका दूसरा नाम क्या है, ऐसी रिब्स को हम ट्रू रिब्स भी कहते हैं, ऐसे रिब्स को हम वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स भी कहते हैं। वर्टिब्रो क्यों कहते हैं, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है। स्टर्नल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्टर्नम से भी अटैच्ड है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। इससे भी क्वेश्चन आता है नीट में, पीवाईक्यू अलर्ट। पहला पार्ट समझ में आया नहीं आया, एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, यस एवरीवन इन द चैट सेक्शन, पहला पार्ट समझ में आया, फर्स्ट टू 7। अब आते हैं नेक्स्ट पेयर ऑफ रिब्स पे, यानी कि 8 9 एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स, सेकंड टाइप। ये जो हमारा 8वां 9वां 10वां जो मैंने डिफरेंट कलर से भी बनाया, आप देख सकते हैं इसका अटैचमेंट कितना डिफरेंट है। डायग्राम में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिब्स डॉर्सली किससे अटैच्ड है, ये रिब्स भी डॉर्सली किससे अटैच्ड है, सेम थोरैसिक वर्टिब्री से, ये भी थोरैसिक वर्टिब्री से ही अटैच्ड है डॉर्सली। बट अगर आप वेंट्रली देखेंगे डायग्राम में तो थोड़ा सा चेंज है, ये स्टर्नम से ना जुड़ के, ये स्टर्नम से ना जुड़ के 7th की कार्टिलेज में जाके ज्वाइन कर रही है। 7th पेयर ऑफ रिब की जो कार्टिलेज है, हाइलिन कार्टिलेज, उससे जाके जुड़ती है 8 9 और 10। तो स्टर्नम से ना जुड़ के किससे जुड़ रही है गाइस, सीधा 7th की कार्टिलेज से, ठीक है। तो यहाँ पे वेंट्रली किससे अटैच्ड है, कार्टिलेज ऑफ 7th पेयर ऑफ रिब, और ये कार्टिलेज कौन सी थी, हाइलिन कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज है, ये जो हमारी रिब्स है, ठीक है, इसका क्या है नाम, इन्हें फॉल्स रिब्स भी कहते हैं, प्लस इसका दूसरा नाम क्या है, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, सॉरी कॉन्ड्रल होगा ये, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। कॉन्ड्रल का मतलब होता है कार्टिलेज, क्योंकि स्टर्नम से ना अटैच होके किससे हो रही है, कॉन्ड्रल से।
कार्टिलेज से अटैच हो रही है, स्टर्नम से ना होके। ठीक है मैम, मेरी कॉलर बोन तो एकदम सीधी नहीं बेटा यश, सबकी एस शेप्ड होती है। चीर फाड़ करके देखनी पड़ेगी फिर तो। इतना लिखिए बच्चों, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। लिख लिया सबने? लिखिए। विवेक प्लीज क्लास की स्टार्टिंग से आप देखिए, ठीक है? जो बच्चे लेट आते हैं क्लास में, आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट कि क्लास के 5 मिनट आप जरूर देखिए, ठीक है? आइए नेक्स्ट आते बच्चों, इसमें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स। ये रिब्स भी डॉर्सली किससे अटैच्ड है? एवरीवन किससे अटैच है? कौन सी वर्टिब्री से अटैच है? 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं और 12 ही हमारे पास थोरैसिक वर्टिब्री होती है। वो 12 क्यों है? क्योंकि उन्हें अटैचमेंट को सपोर्ट करना है किसके? रिब्स के। तो इसलिए याद रखना दोनों 12 होती है, थोरैसिक वर्टिब्री। वेंट्रली, वेंट्रली ये किसी से अटैच नहीं होती है, इसको कोई जगह नहीं देता अटैचमेंट के लिए, इसलिए इन रिब्स को हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। फ्लोटिंग रिब्स या इन्हें से वर्टिब्रो रिब्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका अटैचमेंट सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से है और किसी चीज से इनका अटैचमेंट नहीं हो रहा है। फिर आखिर ये तैराकी पसलियां हैं क्यों? ये फ्लोटिंग रिब्स है क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करती हैं किडनीज को, प्रोटेक्ट किडनीज। ठीक है, अब एक और यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, रिब केज। रिब केज 3 चीजों से बनता है, डॉर्सली डैश, ये मैं पहले भी पढ़ा चुकी इसलिए क्लास एक्सरसाइज है, वेंट्रली डैश, लेटरली डैश। बताने की कोशिश करो, ब्रीदिंग वाले चैप्टर में ही मैंने ये चीज पढ़ाई थी। रिब केज किससे बना होता है? ये जो ढांचा है, जाल जैसा ढांचा, वो किससे बना है? डॉर्सली किससे बना है? वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्री से। वेंट्रली किससे बना है? स्टर्नम से। और लेटरली किससे बना है? रिब्स से। किससे बना है? रिब्स से। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है रिब केज का? प्रोटेक्ट्स विसरल ऑर्गन्स, internal organs like lungs, like heart. प्लस एनसीईआरटी एक और चीज कहती है, जो हमारी रिब्स होती है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारी रिब्स एक टर्म यूज करती है एनसीईआरटी, बाइसेफेलिक होती है। ये जब आप आज एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्लास के बाद तो ये टर्म आप जरूर देखेंगे, बाइसेफेलिक होती है हमारी रिब्स, बाइसेफेलिक। ठीक है, बाय का मतलब क्या होता है एवरीबॉडी? अरे बहुत इजी है, अभी तुम खुद ही बता दोगे। बाय का मतलब क्या होता है? टू। सिफेलो का मतलब होता है हेड, सिफेलो का मतलब होता है हेड, यानी दो सिर वाली, दो सिर वाली। ठीक है, दो सिर वाली। अब कैसे इसके दो सिर होते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो बेटा पीछे यानी कि डॉर्सली किससे अटैच्ड होती है? वर्टिब्री से। वर्टिब्री बना लेते हैं, कुछ ऐसी दिखती है आपकी वर्टिब्री, ऐसी। ठीक है, ये वर्टिब्री हो गई विच इज ऑन द डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड। और आगे बना लेते हैं स्टर्नम।
ये हमारा स्टर्नम, ये हो गया हमारा वेंट्रल साइड। इन दोनों के बीच में क्या है, हमारी रिब्स। इन दोनों के बीच में क्या है, रिब्स। और रिब्स बनाते हैं। ये हो गई हमारी हाइलिन कार्टिलेज। अब आप कहेंगे मैम दो सिर कहाँ है, आपने कहा कि बाइसेफेलिक है, दो सिर वाली है, तो दो सिर का है। देखो ध्यान से, ये इसका एक सिर है और ये इसका दूसरा सिर है। ये देखो, पता लगा कैसे ज्वाइंट है रिब्स? दो सिर हो गए ना, समझ आया डायग्राम? तो यानी कि जब ये रिब्स वर्टिब्री से जुड़ती है तो इसके कितने सिर होते हैं, दो सिर। पीछे की तरफ दो सिर है, आगे की तरफ एक सिर है। एक सिर से किससे ज्वाइन कर रही है, स्टर्नम से। वहीं पे वर्टिब्री से कितने सिर से ज्वाइन कर रही है, दो सिर से। दैट्स व्हाई द रिब्स आर कॉल्ड बाइसेफेलिक। इसलिए इन रिब्स को क्या कहते हैं, बाइसेफेलिक। यहां पे फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारी रिब्स है, ये रही। यहाँ पे हमारी हाइलिन कार्टिलेज है, ठीक है। दो सिर बनाएंगे, एक सिर नीचे से जुड़ रहा है और एक सिर ऊपर से जुड़ रहा है, जिससे कि मूवमेंट पॉसिबल हो सके। जब आप स्ट्रेच करते हैं तो आप देखते होंगे मूवमेंट होती है, ठीक है। और अच्छा खासा कनेक्शन भी मिलता है देखने को। क्या ये बात सबको समझ में आई? सो रिब्स articulates with thoracic vertebrae via two heads. That's why ribs are bicephalic in humans. एनसीईआरटी का ये शब्द भी क्लियर? गाइस कैन एनीवन टेल द टेस्ट सिलेबस? बेटा अश्विया को आज से कोई कुछ नहीं बताएगा क्लास में, ठीक है, क्योंकि इसको ऐप देखना नहीं आता है और पढ़ना नहीं आता है। और इनको लगता है कि क्लास के सारे बच्चे अवेलेबल है मेरे सवालों के जवाब देने के लिए। पढ़ाई छोड़ के वो मेरे सवालों के जवाब देंगे। एक आती है पूछने की क्लास होगी नहीं होगी केमिस्ट्री की, एक आती है पूछने टेस्ट सिलेबस क्या है, एक आते हैं कि क्लास कब शुरू हुई, एक आते हैं कि क्लास जल्दी क्यों शुरू हुई। कितने एब्सेंट माइंडेड है इन क्लास में। कोई भी बच्चे एक दूसरे के इन फालतू जवाब सवालों के जवाब नहीं देगा, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे। आपको सिलेक्शन लेना है, आपको फालतू की बातें नहीं करनी है। बनाइए सब अच्छे से। अरे मैम कुछ आते हैं, कौन सी स्लाइड वाले? हाँ ये भी आते, बिल्कुल हर क्लास में आते हैं। डन बच्चों? चले अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सेल सिस्टम में वर्टिब्रल कॉलम पे। ये इसका नंबर कौन सा चल रहा था, रिब्स का ई। अब आएंगे नेक्स्ट वर्टिब्रल कॉलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीढ़ की हड्डी। जैसे आजकल यूज करते हैं ना स्पाइनलेस शब्द यूज करते हैं, ऐसी चीजें यूज करते हैं। मैम बाइसेफेलिक ओनली ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में भी होता है, मैमल्स में होता है जनरली, मैमल्स। अब मैमल्स देख लो कौन कौन से हैं, ठीक है, मैमल्स में होता है। चलिए बच्चों, तो अब आते हैं वर्टिब्रल कॉलम को समझते हैं। बट वर्टिब्रल कॉलम एक बच्चे का और हमारा बहुत डिफरेंट होता है। बच्चे जब बच्चा पैदा होता है तो वो सीधा नहीं बैठ पाता। अगर आपने इस चीज को कभी ऑब्जर्व किया हो तो वो हमेशा ऐसे झुका हुआ होता है, हमेशा। फिर उसको सीधा बिठाओगे तो वो वापस गिर जाता है, फिर सीधा बिठाओगे वापस गिर जाता है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि उसकी वर्टिब्री के आर्चेस नहीं बने हैं, मतलब कि पीछे आपके कर्व्स होते हैं।
आप खुद ही देख लो ना, एक कर्व आपका ऐसे है, फिर अंदर की तरफ है, ये हिप वाला कर्व है, आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए आपका गर्दन वाला है छोटा सा, ये देखिए गर्दन वाला, ये अंदर की तरफ है गर्दन वाला, अरे फील कर लो भाई, फील कर लो, ये आपका गर्दन वाला है, दिस इज योर नेक कर्व, ठीक है। ये आपके शोल्डर रीजन का है जो बाहर की तरफ निकला होता है, ठीक है। ये आपका कमर वाला कर्व होता है, और ये आपका हिप्स वाला कर्व होता है। ये 4 कर्व्स डेवलप होते हैं जब आप खड़ा होना शुरू करते हैं, ठीक है। पहले आप बैठते हैं, खड़े नहीं हो पाते सीधे, जैसे जैसे आप सीधा खड़ा होना शुरू करते हैं ये कर्व्स डेवलप होते हैं, ठीक है। सो ये 4 कर्व्स है आपकी बॉडी में, जिसके कारण आपको इरेक्ट पोस्चर मिला है, जिसके कारण आप ह्यूमन सीधे चल पाते हैं। अब कुछ कुछ लोगों में क्या होता है, ये वाला कर्व ऊपर की तरफ से ऐसे हो जाता है, दिस इज कॉल्ड हम्प नेक। आपने देखा होगा कूड़ी नेक, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे चलते हैं, कुबड़ा, कुबड़ा कहते हैं उन्हें, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड हम। हम क्यों हो गया, बिकॉज ये वाली जो आपकी शोल्डर, आपकी जो वर्टिब्रीज है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। क्यों शिफ्ट हो जाती है, बिकॉज ऑफ बॉडी पोस्चर। आप पूरा दिन ऐसे बैठेंगे, ऐसे इतरा के लिखेंगे तो इतरा ही जाएंगे पूरा का पूरा। सो इसलिए अपना बॉडी पोस्चर पे काम करना बहुत जरूरी होता है, वरना ये हम्प बन जाता है। ये हम्प अधिकतर आपको ओल्ड फीमेल्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि वो दिन भर ऐसे किचन में काम करती है, दिन भर, तो दिन भर झुकी रहती है गर्दन। तो उससे क्या होता है, जब गर्दन झुकती है तो यहाँ की मसल्स को सपोर्ट करने के लिए इस वाली बोन पे आता है प्रेशर, इस बोन और इस मसल्स पे, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लग जाते हैं, क्योंकि ये वाला पेन इसको कॉम्प्रोमाइज करना है। यहां से सर्वाइकल का पेन शुरू होता है, पहले सर्वाइकल का पेन शुरू होगा, उसको कम करने के लिए इस वाली मसल पे स्ट्रेस आएगा, मसल पे स्ट्रेस आएगा तो वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगी और इसको ऊपर की तरफ रखेगी, ऊपर की तरफ रखेगी तो हम्प आ जाएगा। समझे बात को कैसे होता है, समझे इस चीज को या नहीं समझे। तो आपका बॉडी पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब होता क्या है स्लिप डिस्क के केस में, यहां पे बहुत सारी डिस्क होती है हर वर्टिब्री के बीच। यस बच्चों, हाँ, तो यहां पे सब यहां पे देखेंगे। अब ठीक हुआ, अब ठीक है, आप भी रिफ्रेश कर लो। आई थिंक ये बारिश वारिश के कारण नेटवर्क में कुछ ग्लिच आया, तो आई डोंट नो, ठीक है। अब देखिए इधर, तो ये जो डिस्क है ये 2 वर्टिब्री के बीच में है, किसके बीच में बच्चों, 2 वर्टिब्री के बीच में, तो इसलिए इसका नाम क्या, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये जब आप गिर जाते हैं, अक्सर ये स्कूटी से गिरने से मैंने सबसे ज्यादा इंसिडेंट सुने हैं कि बच्चे स्कूटी से गिर गए। जब आप गिरते हैं तो एकदम से जोर लगता है इधर, जब इधर जोर लगता है तो ये डिस्क उधर, मतलब कि जो ये डिस्क यहाँ पे है ये डिस्प्लेस होके यहाँ आ जाती है थोड़ी सी दूर। तो यहाँ की जो मसल है, यहाँ पे देखो बच्चे मसल्स हैं, इस मसल्स में एक चीज घुस के आ गई है, तो परमानेंट इस मसल में क्या रहेगा, पेन रहेगा परमानेंट। इसी को स्लिप डिस्क कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, स्लिप डिस्क। ये यहाँ भी हो सकते हैं, 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 डिपेंड कि आपको चोट कहाँ लगी है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिजियोथेरेपी। अगर ये बहुत माइन्यूट सा स्लिप डिस्क है कि हल्का सा डिस्प्लेस हुआ है, तो फिजियो वाले क्या करते हैं, यहाँ पे से मालिश करते हैं, ये देखिए, तो ये डिस्क धीरे धीरे यहाँ खिसक जाएगी वापस, ये देखिए ये डिस्क ऐसे ऐसे खिसक जाएगी वापस। जब आप इस पे मालिश करेंगे तो ये यहाँ खिसकनी शुरू हो जाएगी ना, दिस इज व्हाट फिजियोथेरेपी डू। हाँ, ठीक है, तो ये चीज ही अब इसी को ही एक्सप्लेन मुझे करना है सारा। समझ आया नहीं आया, हाँ भाई बच्चा पार्टी, ये लिखना नहीं, नहीं नहीं नहीं, अभी लिखवा रही हूँ बच्चे से। ये तो मैं समझा रही थी टॉपिक को शुरू में कि होता क्या, अभी सब लिखवाऊंगी, ठीक है, अभी लिखवाऊंगी सर।
तो आ जाओ पहले बच्चे और एडल्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ पे चाइल्ड लिख लेते हैं, इसको क्या हो गया, चाइल्ड, यहाँ लिख लेते हैं एडल्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं टाइप ऑफ वर्टिब्री। तो हमारे पास 5 तरह की वर्टिब्री है, राइट गाइस? हमारे पास कितने तरह की वर्टिब्रीज है? 5 तरह की। तो पहली कौन सी है हमारी? सर्विकल। पहली कौन सी हमारी? सर्विकल वर्टिब्री। उसके बाद कौन सी हमारी? थोरैसिक वर्टिब्री। उसके बाद हमारी कौन सी है? लंबर वर्टिब्री, सेक्रल वर्टिब्री एंड कॉक्सीजियल वर्टिब्री व्हिच फॉर्म्स अ टेलबोन। ये क्या बनाती है? टेलबोन। तो बच्चे के अंदर सर्विकल 7-7, ठीक है, हम 7-7 है, 7 7 12 12 5 5, यहां तक सब सेम है। अब देखो यहाँ पे 5, ये फ्यूज होके 1, ये सारी क्या हो गई? फ्यूज हो गई, क्योंकि इसे गर्डल बनाना है, पेल्विक गर्डल बनाना है इसलिए। और ये कितनी है? कॉक्सीजन 4, और अब इसमें हो गई 1, फ्यूज हो गई। तो बच्चों के अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रीज कितनी है गाइस? बच्चों के अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रीज कितनी है? 33। वही एडल्ट में यानी कि आपके अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री कितनी है? 26। आपके अंदर 26 है, ठीक है? कौन सी है? 26। ये कैलकुलेशन समझ में है क्लास में सबको? अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्री, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपको करना है बच्चे समझने के लिए। आपको तो करना ही है। एनसीईआरटी में कुछ नहीं है ये सब, बट आपको सब कुछ करना है, ठीक है? चलिए, सबसे पहले सभी बच्चे अपना हाथ निकालेंगे और इसे वर्टिब्री समझेंगे, ठीक है? क्या समझेंगे इसे? वर्टिब्री। चलिए, हैंड निकल गया सबका? ऐसे बिल्कुल आशीर्वाद देते हुए, जीते रहो, यशस्वी भव। ये देखिए, ये वाला 3 फिंगर को एक साथ रखेंगे, इसको 1, इसको 2, ऐसी दिखती है हमारी वर्टिब्री। ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है। ये दोनों फिंगर्स क्या है? थंब और लिटिल फिंगर क्या है हमारी? ट्रांसवर्स प्रोसेस। सब मैम के साथ बोलेंगे। ये क्या है? ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये क्या है? ट्रांसवर्स प्रोसेस। अब बच्चे कहेंगे मैम प्रोसेस होता क्या है? पहले ये तो बता दो। प्रोसेस का मतलब होता है आउट ग्रोथ ऑफ अ बोन। बोन में ही जब थोड़ा सा कोई चीज बढ़ जाता है, कोई कोना बढ़ जाता है, तो उसे प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है? तो ये हमारी वर्टिब्री है। ट्रांसवर्स प्रोसेस मतलब कि यहां से बोन की ग्रोथ हो गई, यहां से भी बोन की ग्रोथ हो गई, ठीक है? तो ये होगी ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये जो बीच में इतना मोटा वाला आउटग्रोथ है, ये इतना जो बीच में मोटा वाला आउटग्रोथ है, इसका नाम क्या है? स्पाइनस प्रोसेस। क्या नाम है इस वाले का? बीच वाले का? इन 3 फिंगर्स जो बीच में मोटी सी है, मोटी आउटग्रोथ है बोन की, इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्पाइनस प्रोसेस। तो ये है ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये है स्पाइनस प्रोसेस, ये है ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये है स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है? ये जो पाम है, ये है इसकी बॉडी। ये क्या है? इसकी बॉडी। क्या है ये? इसकी बॉडी। दिस इज ऑल बॉडी, ठीक है? इस बॉडी के यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे इधर एक छेद है। क्या है यहाँ पे? एक छेद। मार्कर है क्या मेरे पास? बनाओ। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर यहाँ पे एक छेद है, ये दिख रहा है आपको? एवरीबडी कैन सी अ सर्कल हियर। एक होल है, ये देखिए। इस होल में भरा है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इस होल के अंदर भरा है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये वही फ्लूइड है जो आपके दिमाग में भी भरा होता है। और यहाँ पे आपकी स्पाइनल कॉर्ड जिसे प्रोटेक्ट कर रही है ये वर्टिब्री। और इस होल को हम कहते हैं न्यूरल केनाल। क्या कहते हैं इस होल को? न्यूरल केनाल। तो एक बार वापस से रिवाइज करते हैं वर्टिब्री का स्ट्रक्चर एवरीबॉडी। ये देखिए, ये कौन सी प्रोसेस है? ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये कौन सी है? ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये बीच की मोटी लंबी क्या है? स्पाइनस प्रोसेस। ये क्या है? इसकी बॉडी। बॉडी के ऊपर एक होल है जिसका नाम है न्यूरल केनाल। इसके अंदर भरा होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और यहीं से गुजरती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। यही स्पाइनल कॉर्ड आपके पूरे शरीर को सिग्नल देती है कि चल
ऊपर का टांग, ठीक है, नीचे का टांग, ठीक है, हिलाओ हाथ, ये सारे सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो एरिया, अब देखो डायग्राम बनाओ अपने हाथ पे क्योंकि ये वर्टिब्री है, ये देखिए यहाँ पे ये जो इतना हिस्सा है ये वाला, यू कैन सी दिस हिस्सा जो मैम ने मार्क किया है, देखो यहाँ पे चिपकी होती इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यहाँ क्या चिपकी होती इंटरवर्टिब्रल डिस्क, क्या चिपकी होती इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। अब एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क ले लेते हैं छोटी सी, ये ले लेते हैं, कैप ले लेते हैं इसका, स्वालिन का कैप, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये मेरी एक वर्टिब्री है, ये इसके ऊपर डिस्क है, देखो अब इसके ऊपर ये भी एक दूसरी वर्टिब्री है, ये देखो ये देखो ये देखो ऐसे अटैच्ड है। अब जब मैं मूव करती हूं तो ये वर्टिब्रल डिस्क मुझे मूव करने में हेल्प करती है, देखो ऐसे, व्हेन आई बेंड लाइक दिस ये ऐसे करती है, व्हेन आई बेंड लाइक दिस ऐसे करती है, बट एक रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, इतना फ्री मूवमेंट नहीं है अपने हाथ के जितना, रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि कार्टिलेज की अपनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये देखिए ये वन और ये सेकेंड वर्टिब्री, ठीक है, ऐसी पूरी चेन बनी हुई है, ऐसी आपकी 26 लगी हुई है, सोचो मैंने तो सिर्फ 2 वर्टिब्री लगाई है, ऐसे आपके पास 26 वर्टिब्री है जो वर्टिब्रल कॉलम बना रही है पूरा, ठीक है। अब देखो, अब मैं मान लो आगे की तरफ मूव कर रही हूं ऐसे, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये देखो जब मैं आगे की तरफ मूव करती हूँ तो ये आगे की तरफ ऐसे हो जाएगी, ये देखो, ठीक है। अब स्लिप डिस्क के केस में क्या हो रहा है, जो ये डिस्क यहाँ पे है ये यहाँ आ गई, ये देखिए ये यहाँ आ गई, अब देखो मूवमेंट, ये देखो कैन यू सी मूवमेंट उतनी स्मूथ हो गई जितनी पहले हो रही थी, जब मैं इधर झुकूंगी तो मेरे पास तो डिस्क ही नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मुझे दर्द होगा, मुझे दर्द होगा, दर्द होगा बेटा, आप खुद देख सकते हैं, यू कैन विजुअलाइज योरसेल्फ, अगर ये डिस्क अपनी जगह पे नहीं है तो वो मूवमेंट उतना स्मूथ नहीं है जिसके कारण दर्द होगा, मुझे हमेशा दर्द होगा, दिस विल बी अ कांस्टेंट पेन, ठीक है। समझ गए बेटा, पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया। अब मैं एक बार डायग्राम बना रही हूं, अभी सभी बच्चे एक बार उसकी लेबलिंग खुद से करेंगे, ठीक है, ट्राई करेंगे, फिर मैं कराती हूँ लेबलिंग। चलो यस, एक बार करने की कोशिश करो, उसके बाद मैं समझाती हूँ, मेरे साथ लेबलिंग करना फिर। चले स्टार्ट करें, वही हाथ को निकाल लेते हैं और उसी से ही इसको कंपेयर करते हैं डायग्राम को। ये वाली जो प्रोसेस है, ये वाली जो आउटग्रोथ है, इसका नाम क्या होगा, क्या नाम होगा इसका, हाथ से देखने की कोशिश करो, रटो मत चीजों को, समझो, विजुअलाइज करो, दिमाग में बिठाओ, स्पाइनस प्रोसेस, वेरी गुड, इसे क्या बोलेंगे हम, स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये जो साइड वाले प्रोसेस है ये वाला, ये कौन सा हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस, कौन सा, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड बॉडी, इसको क्या बोलते हैं, बॉडी, पाम वाला स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो ये केनाल है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरल केनाल, क्या कहते हैं इसे, न्यूरल केनाल, इसके अंदर है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, प्लस इसके अंदर हाईली प्रोटेक्टेड आपकी स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि अगर इसमें चोट लगी तो पैरालिसिस हो जाता है, देखा होगा ना आपने, एक्सीडेंट के बाद बहुत लोगों के पैर हाथ चलने कुछ बंद हो जाते, कुछ कुछ हिस्सा पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। ये क्या हमारी, जिसमें नीट में क्वेश्चन आए, इंटर वर्टिब्रल
डिस्क, जो कि एक तरह की कार्टिलेज ही है, ये एक तरह की कार्टिलेज है। इस कार्टिलेज के दो हिस्से हैं, दो हिस्से हैं इस कार्टिलेज के। डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे मैंने दो हिस्से बनाए, एक व्हाइट और एक रेड। जो व्हाइट वाला है जिसे हम कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस, एनुलस फाइब्रोसिस। एनुलस का मतलब होता है रिंग, रिंग ऑफ फाइबर्स जो इसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। ये क्या है? रिंग ऑफ फाइबर जो इसे क्या प्रोवाइड करेगी? स्ट्रेंथ, मजबूती, कि ये जल्दी से डैमेज ना हो। और इसके अंदर भरा होता है न्यूक्लियस पल्पोसस, न्यूक्लियस पल्पोसस। ये वो हिस्सा है जो सॉफ्ट है, जो रेड है, जो पल्पी है, और यहाँ पे होती है रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल, नर्व्स एंड लिम्फेटिक वेसल। सीएसएफ होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर्स और दिख रहे होंगे जो मैंने येलो कलर से बनाए हैं, ठीक है? येलो कलर से ये क्या है? इसकी कीले हैं ऊपर और नीचे वर्टिब्री को और अच्छे से देखो बेटा। ये तो डिस्क है ना, अगर डिस्क हिली तो वर्टिब्री भी हिल जाएगी। ऐसे नहीं होता, डिस्क हिलती है वर्टिब्री नहीं हिलती है। यानी कि वर्टिब्री के बीच में भी क्या है? नकेल कसी हुई है। ये देखिए कीले है, वरना तो यार ये तो तुरंत से अगर डिस्क हिली तो ये भी ऐसे हो जाएगी, ये ले मरमर आ गए हम तो ऐसे, और नहीं तो ये भी रोटेट कर जाएगी, बट ऐसे नहीं होता। So there is one more connection which makes sure that your vertebral column vertebrae does not displace from its position. और उसके लिए जो ये छोटी छोटी आउटग्रोथ है हम कहते हैं zygopophysis। ये ऊपर वाली कीले हैं तो इसलिए इसे कहेंगे सुपीरियर zygopophysis। ये वाली क्या है? इंफीरियर zygopophysis। ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल। दो वो से बॉडी से अटैच होती है ना डिस्क, दो के बीच में होती है डिस्क। अभी कैसे अटैच है इसको मैं अभी विजुअलाइज कराती हूँ, नेल्स वाला भी विजुअलाइज कराती हूँ। रुको बेटा, आप सुन रहे थे सेंचुरी जब मैं बता रही थी व्हाट इज अ प्रोसेस? क्या होता है बच्चों प्रोसेस? सेंचुरी को बताइए, शायद उसका नेटवर्क उस टाइम नहीं आ रहा होगा। आउटग्रोथ ऑफ अ बोन। थैंक यू बच्चों। चलिए आइए बच्चों एक बार और विजुअलाइज करते हैं। सब अपने हैंड्स निकालेंगे, आपके पास दो पेन होंगे। ये हमारी वर्टिब्री थी, ये हमारी वर्टिब्री है, ठीक है? ये इसके क्या है? zygopophysis। ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला। ऊपर वाले का नाम है सुपीरियर, नीचे वाले का नाम है इंफीरियर। ऐसे ही ये एक और वर्टिब्री है मेरी, ये एक और वर्टिब्री है मेरी, ये सुपीरियर zygopophysis, इंफीरियर। ये देखिए इसका इंफीरियर, इसका सुपीरियर, ऐसे अटैच होता है। ये देखिए ऐसे पूरा कॉलम बन जाएगा। अब एक कंक्लूडिंग डायग्राम भी बनाऊंगी, डोंट वरी। अब एक कंक्लूडिंग डायग्राम भी बना रही हूँ।
बना लोगे तो बता देना भाई। 40 मिनट हो गए हैं, कुछ ज्यादा हमने किया नहीं है क्लास में। चलिए चलिए, अब देखिए बच्चों, तो एक कंक्लूडिंग डायग्राम बना रहे हैं हम यहाँ पे। ये हमारी है वर्टिब्री नंबर 1, कोई भी ले लो वर्टिब्री, और ये हमारी वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री। इसकी साइड्स में आउटग्रोथ होती है। ये है इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस। ट्रांसवर्स प्रोसेस के भी दो मुंह हैं, क्यों कोई बता सकता है? मैं ट्रांसवर्स प्रोसेस के भी दो मुंह क्यों बना रही हूं? एनीबडी हु कैन टेल मी? खुश हो जाऊंगी अगर किसी ने बता दिया तो मुझे। रिब्स के अटैचमेंट के लिए हितेन, वेरी गुड। ये है इसका सुपीरियर जाइगोपोफाइसिस, ये इंफीरियर जाइगोपोफाइसिस। ये इंफीरियर जाइगोपोफाइसिस, ये इसका सुपीरियर जाइगोपोफाइसिस। ठीक है। यहां दो मुंह वाली क्या आएगी? रिब्स। यहां होंगी रिब्स, ये रही रिब्स। रिब्स ये देखिए, ये हो गई रिब्स अटैच। ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे ये इंफीरियर वाला है, ये सुपीरियर जाइगोपोफाइसिस है। इन दोनों के बीच में कार्टिलेज है। इन दोनों के बीच में भी क्या है? कार्टिलेज, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा बेंडिंग में। कार्टिलेज, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है वर्टिब्रीज के बीच में। और दो वर्टिब्री की बॉडी के बीच में क्या होती है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये क्या है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये आपका कंक्लूडिंग डायग्राम कि हाउ टू वर्टिब्रीज आर अटैच्ड। ये हो गई इंटरवर्टिब्रल डिस्क, एक जाइगोपोफाइसिस से भी और डिस्क की मदद से भी, दो चीजों से अटैच होती है। मैम कार्टिलेज हाइलिन होगा ना? नॉट कंपल्सरी। बहुत तरह के कार्टिलेज होते हैं आपके यहाँ। टाइप्स ऑफ वर्टिब्रीज इन डिटेल। पहली हमारी वर्टिब्री है सर्विकल वर्टिब्री। कितनी होती है नंबर में? ये 7 होती है, C1 से C7 तक सर्विकल वर्टिब्री। किस एरिया में होती है? नेक में। कहां पे होती है? नेक में। दिस फॉर्म्स योर नेक। इसलिए अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होती है, स्वेलिंग होती है, तभी हम कहते हैं इसे सर्वाइकल हो गया है। सर्विकल, सर्वाइकल। ठीक है, क्योंकि इन्हीं वर्टिब्रीज में पेन आता है। अभी मैं तुम्हें अभी प्रैक्टिकल करा सकती हूँ कि कितने लोगों को सर्वाइकल है क्लास में, या वो इनिशियल स्टेजेस पे है। एक चीज बताऊंगी, तुम्हें पता लग जाएगा। चलो, अपनी गर्दन को सीधा झुकाओ नीचे, चिन को यहाँ टच करो, चिन को यहाँ टच करो और सीधा झुको। यू कैन फील द स्ट्रेच कि आपका पूरा वर्टिब्रल कॉलम ऊपर आ गया है। आप बताओ किसको दर्द है, कितना? आप बताओ किसको कितना दर्द है? बिल्कुल सीधा रखना है शरीर को, ऐसे नहीं ऐसे करना है, नो, बिल्कुल स्ट्रेट। नाउ यू कैन फील। नहीं है पेन तो बढ़िया, मजे करो। पेन है तो समझ जाओ कि थोड़ी एक्सरसाइज करो, बहुत ज्यादा हो रहा है। लो, जरूरी थोड़ी सबको होगा भाई, सबकी बॉडी सेम नहीं है। किसी को पेन होगा, किसी को पेन नहीं भी होगा गाइस। दर्द गजब, अर्पिता दीदी को तो गजब भी दर्द है आज। तो भाई इट्स अ हाई टाइम। बच्चे कहेंगे क्लास में आते डेली एक नया दर्द पता करके जाते हैं। द पहली सर्विकल वर्टिब्री इज कॉल्ड एज एटलस।
जो पहली सर्विकल वर्टिब्री है उसका नाम क्या है? एटलस। ठीक है, ये एटलस किससे जुड़ती है? ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स ऑफ क्रेनियम, क्योंकि हमारा वर्टिब्रल कॉलम किससे अटैच्ड है? हमारे स्कल से। तो पहली वाली वर्टिब्री किससे अटैच करेगी? ऑसिपिटल कॉन्डाइल से। सो एटलस ओके आर्टिकुलेट्स with occipital condyles of occipital bone. ठीक है, and because of this joint you are able to say yes, ये movement क्यों हो रहा है? Because of occipital condyles and atlas. Occipital condyles and atlas. This is your condyloid joint. इस joint को क्या बोलते हैं? Atlanto condyloid joint. And because of this joint you are able to say yes. Atlantocondylic joint. आई और एस कहाँ लिखा मैंने? आई और, अच्छा ये इंफीरियर ज़ाइगोपोफाइसिस, सुपीरियर ज़ाइगोपोफाइसिस। मैम बहुत दर्द होने लगा। तुम्हें क्या लगता है प्रिपरेशन में ना इंसान सिर्फ अपना समय नहीं देता है नीट की तैयारी में, वो अपना शरीर भी देता है। पर तुम जवान हो, तुम शरीर को इग्नोर करते हो, तुम सिर्फ समय को देखते हो कि 1 साल ड्रॉप, 2 साल ड्रॉप। तुम ये नहीं सोचते कि तुम्हारा शरीर कितना कॉम्प्रोमाइज होता है। इसलिए इसी साल ढंग से पढ़ो और सिलेक्शन ले लो, क्योंकि आप अपनी जवानी के कीमती साल भी खो रहे हैं और समय भी बर्बाद कर रहे हैं। सिर्फ आप एक नुकसान की तरफ देखते हैं। तीसरा नुकसान पता है क्या होता है? मॉनेटरी। आप फाइनेंशियली भी देखिए कितना प्रेशर आप फैमिली पे बनाते हैं, और फिर लास्ट में जब सिलेक्शन नहीं होता है तो देयर इज अ मेंटल प्रेशर ऑल्सो। 4 तरीके से आप अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। जो हेल्थ की डेफिनेशन है ना, आप उसकी ऐसी की तैसी कर रहे हैं। आप मेंटली वीक होते हैं, बिहेवियर आपका खराब होता है, फिजिकली आप खराब होते हैं। जब ये सब चीजें खराब होते हैं तो रिप्रोडक्शन करने का मन ही किसका करेगा भाई? तो जो हेल्थ की 4 चीजों की डेफिनेशन होती है ना बेटा, उन सब की बैंड बजाते हैं आप। तो इसलिए कहते हैं ना 1 ईयर इफ यू गिव यू कैन चेंज द फ्यूचर ऑफ होल ब्लड लाइन। जो ब्लड लाइन आप बनाने वाले हैं उसका पूरा फ्यूचर आप बदल सकते हैं अगर आपने अपनी जिंदगी का 1 साल सब भुला कर दे दिया तो अपने आप को। सिर्फ 1 साल बहुत जरूरी है बेटा। 1 साल तो देना ही पड़ता है सब भुला के, जिसमें आपको ये भी नहीं सोचना कि क्या हो रहा है, कितनी चिड़ी आई, कितने मच्छर गए। इतना भी समय नहीं होना चाहिए आपके पास। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट जॉइंट पे। द नेक्स्ट सर्विकल वर्टिब्रे इज एक्सिस, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। एक्सिस आर्टिकुलेट्स, ये एटलस के साथ जॉइंट बनाती है। दिस आर्टिकुलेट्स विद एटलस टू फॉर्म एटलांटो एक्सियल जॉइंट, जो कि एक तरह का पिवट जॉइंट है। पिवट जॉइंट रोटेटरी जॉइंट होता है, आज पढ़ाऊंगी मैं। पिवट जॉइंट है जो एक तरह का पिवट जॉइंट है। एंड बिकॉज ऑफ दिस यू आर एबल टू से नो, able to say no because this is a rotatory joint. Rotatory, देखो रोटेशन अलाउ करता है ये, रोटेटरी। नेक्स्ट सर्विकल वर्टिब्री के बाद कौन सी आती है बच्चे? इसके बाद आती है हमारी थोरैसिक वर्टिब्री। कितनी होती है? T1 से T12 तक। 12 की होती है। सपोर्ट्स अटैचमेंट ऑफ बाइसेफेलिक रिब्स। इसका मेन काम यही है बच्चे।
बस ये लिखेंगे। रिब केज बनाते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पिछली स्लाइड्स पे। नेक्स्ट इसके बाद है हमारी लंबर वर्टिब्री, जो सबसे तगड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, जो आपके पूरे बॉडी का वेट उठाती है। L1 से L5। लंबर, लंबर गिनी, हेवीएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉडेस्ट, हेवीएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉडेस्ट, holds the बॉडी वेट। जब आप खड़े हैं तो पैरों पे तो है ही आपका बॉडी वेट, यहाँ पे आता है ऊपर का सारा बॉडी वेट। खड़े खड़े दो जगह दर्द होता है, एक पैर में और एक कमर में। कभी फील किया है? आप कहेंगे मैम खड़े खड़े में कमर में क्यों दर्द आ गया? कभी आप फील करो ना, ये सब चीजें सोचा करो। आप सोचते नहीं है जब तक हम बताते नहीं है। खड़े खड़े इंसान दो जगह दर्द हो रहा है, एक कमर में भी हो रहा है नीचे की तरफ और पैरों में भी हो रहा है। तन्वी, कोई ऐसी चीज है जो आपकी दर्द नहीं होती है बेटा? जब मैं दर्द का नाम लेती हूँ तो तन्वी आ जाती है, मैम बहुत दर्द होता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। डी, सेक्रम। ये फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड S1 से S5। हाँ, उसके विचारों में ही दर्द है। हम्म हम्म ये क्या करता है? सेक्रम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पेल्विक गर्डर। पेल्विक गर्डर बनाता है पीछे, ये वाला हिस्सा पेल्विक गर्डर। कॉकिक्स फ्यूज्ड CX1 CX4 हमें फ्यूज्ड होती है। ये वेस्टिजियल हो गया, दिस फॉर्म्स वेस्टिजियल टेल बोन, वेस्टिजियल टेल बोन। जिसमें बढ़ जाता है उसका मामला बहुत खराब हो जाता है। लिखिए सब। अभी 10:54 हुए, 10:55 पे वी विल स्टार्ट विद लिम्स, फोर लिम्स। उसका मामला इसलिए खराब हो जाता है कि सोचो पीछे एक हड्डी निकल गई है नीचे की तरफ, तुम एक बार सोच के तो देखा करो ये सब चीजें। एक नोकीली चीज तुम्हारे हग्गा स्थल के पास बढ़ गई है, सोचो क्या होगा? बैठने उठने में कितनी दिक्कत होगी, सर्जरी होती है फिर इसकी। यस, हो गया 55? अच्छा, थैंक यू बेटा अंजलि। अंजलि इज माय न्यू टाइमर। मैं आज से अंजलि को अपनी क्लास का टाइमर घोषित करती हूँ, ठीक है? वर्टिब्रे का क्या नंबर था? F जी। अब आ रहे हम लिम्स पे। लिम्स, अब हम दो लिम्स करेंगे, ठीक है? फोर लिम और हैंड लिम। अच्छा डायग्राम बनाना है इसका। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे G1 से। G1 है हमारा फोर लिम। दो लिम्स होते हैं, 2 इंटू 30 60 बोन्स होती है इनमें टोटल। चले आइए इनका आप डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है?
गिन के बनाना सारी हड्डियां। बनाओ जिंगल वाला हो। मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, उनकी क्लास में लगी चैट चल रही है और फिर कहते कि मैम आप गुस्सा क्यों करते हो। अब इतना तगड़ा मोटिवेशन दिया, उसके बाद देखो जेनजी प्रॉब्लम है, दिस इज जेनजी प्रॉब्लम। फिफ्टी 58 हो गए, 59 पे शुरू करेंगे। अंजलि याद रखना बेटा। चलो गधो। अंजलि टाइम हुआ या नहीं हुआ? हो गए, अंजलि कह रही मैम हो गए। गुड। सिर्फ मैं अंजलि की बात देखूंगी सुनूंगी, क्योंकि अंजलि है मेरा ऑफिशियल टाइमर, तुम नहीं हो। चलो, तो सबसे पहले हड्डी पता है हाथ की कौन सी होती है? कौन सी होती है? ह्यूमरस। ये कौन सी हड्डी है? ह्यूमरस। ठीक है। ये आगे कौन सी है? रेडियस, अल्ना। ये हो गई अल्ना लंबी वाली, छोटी वाली हो गई रेडियस। और ये कौन सा जॉइंट हो गया? हाँ भाई, ऑल माय किड्स, कौन सा जॉइंट है ये वाला? एल्बो जॉइंट। कौन सा एल्बो जॉइंट? फील कर सकते हो यहाँ पे दो गोले गोले निकले हुए दोनों तरफ। यू कैन फील गोले गोले है, गोले गोले। हाँ भाई सही लिखा है, जहां पे थंब होता है उस साइड रेडियस होती है। एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट। मैंने हाथ ऐसे बनाया है, ना कि ऐसे। मेरी मर्जी, मैं ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं। चलो, उसके बाद कौन सी है? कार्पल्स। ये कितनी होती है कार्पल्स? 8। रिस्ट बोन्स। फिर उसके बाद 5 कौन सी होती है? ये मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स कितनी होती है? ये 5। 1 1 1। फिर ये 14 कितनी होती है? फैलेंजेस। 14 कितनी होती है? फैलेंजेस। 1 2 3 4 5। तो हमारा डिजिट फॉर्मूला क्या है? डिजिट फॉर्मूला थंब में कितनी है? 2 3 3 3 3। दिस इज आवर डिजिट फॉर्मूला फॉर फुल लिम्ब। बस उसको बना लो, हो गया ये फुल लिम्ब। मैम लिटिल फिंगर के पास होती है ना, आपने ट्रिक बताई थी अल्ना लिटिल फिंगर, तो ये लिटिल फिंगर ही तो है अल्ना। सही तो बताई थी ट्रिक तभी विशाल भैया। अल्ना ये लिटिल फिंगर बेटा, 5वीं लिटिल फिंगर। ये थंब, थंब के पास रेडियस आरटी। अल्ना ल लिटिल फिंगर। यस, सब सही चल रहा है मेरे बेटे। इसके पास 3 बनाई है मैंने, 3 बनाई है, 3 है ये 2 है। ठीक है, चले जल्दी बना लीजिए, आगे चले। अब आते हैं G2 पे।
हाइंड लिम्स, बनाया जाए हाइंड लिम्ब को। यस गाइस, चलो आप कहेंगे मैम ये इतना गुम्बद सा क्यों बना दे रही हो? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनेगा ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनेगा, गुम्बद घुसेगा एसिटाबुलम में। ये गुम्बद है, ये ऐसे घुस जाएगा एसिटाबुलम कैविटी में, तभी ना जॉइंट बनेगा। क्या करें? बना लो। अरे हाँ, पटेला भूल गए। सही सही बात है, सही बात है, सही बात है, भूल गए, पटेला ही भूल गए। वो मैंने सोचा था डॉक्टर अंकल आएंगे, नया नी जॉइंट लगाएंगे ना। ये अब सही है। 11:04, 11:06 वी विल स्टार्ट। आज मैं चैप्टर खत्म करा के ही भेजूंगी, चाहे 2.5 घंटे की क्लास क्यों ना हो जाए। कल से मुझे केमिकल कंट्रोल वाला शुरू करना है, उसके लास्ट में मैं न्यूरल कराऊंगी। पहले मैं वो चैप्टर्स कराऊंगी जो पूरे पूरे है सिलेबस में। न्यूरल तो आधा बेचारा कट ही चुका है, तो उसको लास्ट में कराया जाएगा। पहले जो पूरे पूरे फुल फ्लेजेड चैप्टर्स है उनको कंप्लीट करेंगे। अभी तो बहुत बचा है चैप्टर। चले भाई, चले। तो सबसे पहली सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन। दिस इज फीमर, दिस इज पटेला नी कैप, दिस इज लंबी वाली टिबिया, दिस इज फिबुला, दिस इज tarsals, these are metatarsals, these are phalanges, डिजिट फॉर्मूला सेम रहेगा, कोलिम जैसा 2 3 3 3 3। पटेला एक तरह की सेस्मोइड बोन है। क्या होती है सेस्मोइड बोन? जो टेंडन्स के ऑसिफिकेशन से बनती है, ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन्स, इसलिए सबसे फ्रेजाइल होती है। सबसे ज्यादा घुटनों में दर्द इसलिए होता है क्योंकि इसका फॉर्मेशन ही डिफरेंट है। मैम कल आपने फ्रंटल बोन के बारे में नहीं लिखवाया।
जा मेरे लाल। सब देख रहे हैं ना, मैंने पहले ही लिखा हुआ था, अभी नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। बनाओ सब। अब गर्डल से शुरू करेंगे। एक दूसरे वैसे भी इतना खुश होते, इतना खुश होते, पूछो मत, जैसे पता नहीं क्या ही मिल गया हो। नेक्स्ट। अच्छा चलो भाई जल्दी करो। मैम अड्डा वाले आपकी क्लास में ही फोन करते हैं हमेशा ही, है ना। डिलाइट में बेटा, डिलाइट में सो मच। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एच। अब हम करेंगे गर्डल्स। गर्डल्स का मेन काम क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ लिम्स। Why we have girdles, guys? Why do we have girdles? Attachment of limbs. ठीक है। अब आते फर्स्ट, ऊपर वाला है पेक्टोरल गर्डल, जिसमें टोटल बोन्स होती हैं 4। तो सबसे पहले बनाते हैं स्कैपुला। शोल्डर बोन काफी लंबी होती है, इसलिए लंबी ही बनानी है। और इससे एक आउटग्रोथ होती है इसी बोन की, जिसे हम कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। ये इसकी आउटग्रोथ है, आगे जा रही है घूम के। और इस बोन में नीचे की तरफ एक कैविटी होती है, इस कैविटी में घुसा होता है ह्यूमरस का सर। ये हमारी ह्यूमरस, ये देखिए इस तरीके से सर घुसा होता है, तभी आप अपने आर्म्स को मूव कर पाते पूरा। और आगे की तरफ इस प्रोसेस से अटैच होती है आपकी क्लेविकल्स, ये भी क्लेविकल्स। बनाओ भाई इसको पूरा, फिर मैं इसकी लेबलिंग सिखाती हूँ। अच्छा तन्नू, मेरे से चूहा नहीं लड़ता, तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो। चले आ जाओ। तो ये क्या हमारी शोल्डर बोन, ये हमारी शोल्डर बोन जो कि पीछे की तरफ होती है। ये किस किस के बीच में होती है? T2 T7 के बीच में होती है। सेकंड थोरैसिक वर्टिब्री और 7वीं थोरैसिक वर्टिब्री के बीच में होता है आपका शोल्डर ब्लेड, शोल्डर बोन। और इसके पास एक आउटग्रोथ होती है, ये फील कर लो ना, ये लो ना, ये लो, ये लो, ये देखो ऐसे घूमती हुई आ रही है आगे, लो फील करो। मैं तो मोटी हूँ फिर भी मेरे को फील हो जा रही है, वो कक्कड़ बच्चों को तो आराम से आएगी। ये देखो, ये देखो फील हो रही है, ये देखो आगे आ रही है यहाँ पे, ये देखो, ये रही, ये देखो, ये देखो, यहाँ से देखो क्लेविकल अटैच हो रही है, ये देखो यहाँ से क्लेविकल अटैच हो रही है। इसके नीचे कैविटी है जिसमें ह्यूमरस घुसी पड़ी है, ये देखो ये कैविटी है पूरा, देखो पीछे से आ रही है घूमती हुई, ये देखो आगे से क्लेविकल से अटैच कर रही है। आप पूरा फील कर सकते हो वो सर्कल, ये देखो। तो ये जो प्रोसेस है जो निकली हुई है, इसको कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस ये आगे किससे जुड़ती है? क्लेविकल से। जब ये क्लेविकल से जुड़ती है एक्रोमियन प्रोसेस, तो इस जॉइंट को क्या कहते हैं? इस जॉइंट को हम कहते हैं एक्रो क्लेविकुलर जॉइंट। और इसी जॉइंट के नीचे कैविटी होती है जिसका नाम है ग्लिनॉइड कैविटी। इसी ग्लिनॉइड कैविटी में घुसा होता है ह्यूमरस का सर और बनता है बॉल एंड सॉकेट
जॉइंट। मैम मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा पीछे। अरे बाप रे, ऐसे लग रहा है बुड्ढों को पढ़ा रही कि 20-20 साल ड्रॉपर है क्या मेरी क्लास में? हैं? नालायकों की फौज। मुझे लगता था मैं बुढ़िया हूं, ट्रस्ट मी, तुम मेरे से ज्यादा वाली बुढ़िया हो। ग्लिनोइड कैविटी allows attachment of head of uterus. बहुत अरे भाई, कोई है इस क्लास में जो बिना दर्द के बात कर सकता है इस चैट सेक्शन में? pelvic girdle, this supports attachment of hind limbs. बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है ये, महिलाओं में चौड़ा भी होता है ये, क्योंकि उन्हें गर्भवती होना होता है, बच्चा पालना होता है, इसलिए भगवान उन्हें चौड़ा पेल्विक गर्डल देता है एज कंपेयर टू पुरुष, क्योंकि पुरुषों को ये काम करना नहीं होता। अयाशी सॉरी, अच्छे अच्छे काम करने से उन्हें फुर्सत नहीं मिलती ना, इसीलिए। सॉरी बच्चों, स्लिप ऑफ टंग, डोंट माइंड प्लीज। मेरे से भी कभी कभी गलती हो जाती है, इंसान हुए, डोंट माइंड गाइस। अच्छा चल, अब आते हैं इलियम इशियम प्यूबिस बनाते हैं, ठीक है। ये है आपकी इलियम, इसमें आई आएगा, ई नहीं आएगा स्पेलिंग में। इलियम इशियम प्यूबिस। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, डायग्राम सोचने दो। यहाँ बनेगा ऑब्ट्यूरेटर फॉर्मेन, यस इट अब इलियम इशियम प्यूबिस, ये है हमारा एसिटाबुलम, और ये हमारा ऑब्ट्यूरेटर फॉर्मेन। ऑब्ट्यूरेटर फॉर्मेन वो है जहां से बोन रिसीव्स सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल, lymph vessel, nerves. एसिटाबुलम वो है जहां पे फीमर हेड आर्टिकुलेट्स। प्रियांशु कह रहा मैम पुरुष समाज बहुत बदनाम है। नहीं बेटा, सबसे इज्जतदार समाज वही है। क्या बात करूं बेटा, ऐसे नहीं बोलूं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। मैम आप तो महिला समाज में हो ना बेटा, मैं सब समाज में हूँ। चलो भाई लिखो, अब बस जॉइंट्स और डिसऑर्डर बचा है। चलिए जॉइंट से शुरू करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जॉइंट्स, बहुत मजा आएगा आपको।
LV means Louis Vuitton. Sorry, lymph vessel. बेटा सब एक जैसे होते हैं, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। आप पहले इंसान बनिए, उसके बाद आप कुछ बन पाएंगे। एजुकेशन के बाद भी अगर हम अनपढ़ वाली बातें करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है बेटा। इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट टॉपिक इज जॉइंट्स। हमारे पास 3 तरह के जॉइंट्स हैं। क्या है? 3 तरह के जॉइंट्स हैं बच्चों हमारे पास, ठीक है। पहले हमारे जॉइंट्स हैं जिनसे मूवमेंट होती ही नहीं है, जिन्हें हम कहते हैं सिनआर्थरोसिस। इन जॉइंट्स को क्या कहते हैं? सिनआर्थरोसिस जॉइंट्स, या कॉमन भाषा में इन्हें कहते हैं फाइब्रस जॉइंट्स। ये वो जॉइंट्स हैं जो मूवमेंट होने ही नहीं देते हैं। दूसरे तरह के जॉइंट्स हैं जो थोड़ी मूवमेंट होने देंगे, ज्यादा नहीं होने देंगे गाइस, जैसे हमारे एम्फी आर्थरोसिस जॉइंट्स। एम्फी आर्थरोसिस, आर्थरो का मतलब होता है जॉइंट, ठीक है। इन्हें हम कार्टिलेजिनस जॉइंट्स भी कहते हैं आम आदमी की भाषा में, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। फिर इसके बाद आते बच्चों हमारे डायआर्थरोसिस जॉइंट्स, जिनमें सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है। ऐसे जॉइंट्स को हम सिनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं, सिनोवियल जॉइंट्स। आइए सबसे पहले सिनआर्थरोसिस को समझते हैं। सिनआर्थरोसिस में ये एक हड्डी है, ये दूसरी बोन है। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होते हैं कोलाजन फाइबर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? कोलाजन फाइबर्स। कोलाजन फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जो इनइलास्टिक होते हैं, यानी कि बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं होते हैं नेचर में। ये हमेशा खिंचे रहते हैं, मतलब कि ये कभी भी इलास्टिसिटी शो नहीं करते हैं। ये काफी टाइट फाइबर्स होते हैं। तभी आजकल लड़कियां कोलेजन की शीट लगाती हैं, जिससे कि वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए और इनकी शरीर की त्वचा जो है वो लटकी हुई ना दिखे, खिंची हुई दिखे, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कोलेजन फाइबर्स। इन फाइबर्स के होने के कारण दो हड्डियों के बीच में द जॉइंट बिकम इमूवेबल जॉइंट, दे बिकम इमूवेबल जॉइंट। कहां कहां मिलते हैं? ये मिलते हैं सूचर्स इन क्रेनियल बोन्स, जो हमारे सूचर्स हैं इन क्रेनियल बोन्स। दूसरा होता है बिटवीन टीथ एंड सॉकेट, बिटवीन टीथ एंड सॉकेट। सॉकेट से अगर दांत निकलता है तो फिर वो आउट ही हो लेता है, मूवमेंट नहीं होती, फिक्स जॉइंट है ये। इस तरह के जॉइंट को हम क्या कहते हैं? गुम्फोसिस जॉइंट। क्या कहते हैं इसको? गुम्फोसिस जॉइंट, बिटवीन टीथ एंड सॉकेट। फिर आते हैं नेक्स्ट कार्टिलेजिनस जॉइंट पे। लेट्स कम टू कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये दो बोन्स है, दो बोन्स के बीच में आपको यहां पे देखने को मिलेगी कार्टिलेज। ये क्या हमारी? कार्टिलेज। सिंस यहां पे कार्टिलेज है तो कार्टिलेज प्रोवाइड्स मोटिलिटी। कार्टिलेज ये इलास्टिक होती है नेचर में, इलास्टिक। मैम एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं है, तभी तो आप यहाँ क्लास में हैं साक्षी जी, थोड़ा एक्स्ट्रा। सो दीज आर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। इन्हें क्या कहते हैं? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। वैसे सब एनसीईआरटी में है, आपने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है। एग्जाम्पल, बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स, ये मैम ने अभी बताया था, यस और नो। कौन सी कार्टिलेज होती है? हाइलिन कार्टिलेज। सेकंड, बिटवीन वर्टिब्रीज, क्या नाम है उसका? इंटर
vertebral disc. Next, between two coxal bones, जो pelvic girdle की होती है, उन दोनों के बीच में भी एक होता है जिसे हम कहते हैं pubic symphysis. ठीक है, अब आते हैं सिनोवियल जॉइंट. इसका डायग्राम काफी बड़ा है बेटा, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे. इस स्लाइड पे नहीं आ पाएगा इसका डायग्राम. इसका डायग्राम काफी बड़ा और लेबलिंग वाला है, तो इसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे. 1124. हाँ, एनबीटीएस के अलावा और भी मॉक टेस्ट करने हैं, बिल्कुल करने हैं. 20 टेस्ट से कि तुम्हारा नीट क्लियर हो जाएगा, कतई नहीं होगा. क्लियर नहीं करना ना, रैंक लानी है. आइए अब सिनोवियल जॉइंट को डायग्राम बनाते हैं. दो बोन्स बना लेते हैं. ये एक बोन हो गई, ये दूसरी बोन हो गई. इन दोनों बोन्स के अंतिम छोर पे लगी है आर्टिकुलर कार्टिलेज. जब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज खत्म हो जाती है, तब आपके जॉइंट्स में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दोनों बोन्स के बीच का गैप कम होने लग जाता है. तो ये कार्टिलेज बहुत ही जरूरी है. बोन टू बोन अटैचमेंट कौन कराते हैं? लिगामेंट्स. ये हो गए आपके लिगामेंट्स, जो बोन से बोन को कनेक्ट कराते हैं और उनको उनकी जगह पे बनाए रखते हैं. अगर लिगामेंट टूट जाता है तो बोन अपनी जगह से डिस्प्लेस होने का खतरा बढ़ जाता है. फिर इसके अंदर आती है एक मेम्ब्रेन जो ग्रीस बनाती है. ये ग्रीस आपने जरूर सुना होगा हमारी मम्मियों के मुंह से, बेटा घी खा ले वरना तेरे पैरों की ग्रीस खत्म हो जाएगी, चिकनाहट खत्म हो जाएगी. वो ग्रीस सिनोवियल फ्लूइड है. और ये रहा आपका सिनोवियल फ्लूइड. देखिए डायग्राम. घी खाने से ऑफ कोर्स चिकनाहट तो आती ही है पेट के अंदर. नहीं नहीं नहीं, ग्लूटाथियोन चाहिए होता है इसके लिए, हमें बनाने के लिए इसके कैप्सूल आते हैं अलग से. घी क्या होता है दीक्षा? कौन से प्लेनेट से आज आप उतरी हैं हमारे बीच अप्सरा? यस. तो ये हड्डी नंबर 1, ये हड्डी नंबर 2. ये जो येलो कलर से मैम ने बनाए हैं लिगामेंट्स. लिगामेंट्स का काम क्या होता है? बोन टू बोन अटैचमेंट, बोन टू बोन जोड़ना. बोन टू मसल कौन जोड़ता है? टेंडन्स. नेक्स्ट ब्लू कलर वाली क्या है? आर्टिकुलर कार्टिलेज. ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है ये होती है प्रेजेंट at the end
एट द एंड्स ऑफ बोन, ये बनी होती है हाइलिन कार्टिलेज से। जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया, दिस इज सिनोवियल मेम्ब्रेन, जो सिक्रीट करती है सिनोवियल फ्लूइड, और ये जो है दिस इज सिनोवियल फ्लूइड। न्यूट्रिएंट्स, आयंस, ये सब होता है इसमें। न्यूट्रिएंट्स, आयंस, अमीनो एसिड, जो जरूरी चीज है वो सब होता है। यहीं पे यूरिक एसिड बन आता है और क्रिस्टल बना लेता है, जिसके कारण आपको गठिया वाय हो जाता है। बेटा तुम लोग इतना डीप भी नहीं पढ़े क्या? शशिलाल नायक, अच्छे टीचर तो हमेशा इतना पढ़ाते हैं, इससे ज्यादा भी पढ़ा देते हैं कई बार तो। खैर मैं आई स्टिक टू व्हाट इज नेसेसरी फॉर नीट एग्जाम। टाइप्स ऑफ synovial joints. Types of synovial joints. तो पहला वाला सबसे आसान लेते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये वो जॉइंट है विच अलाउस मैक्सिमम फ्री मूवमेंट। मैक्सिमम फ्री मूवमेंट, जितना ये अलाउ करता उतना और कोई जॉइंट अलाउ नहीं करता फ्री मूवमेंट। एक तो क्या आपका शोल्डर जॉइंट और एक हो गया आपका हिप जॉइंट। दो जॉइंट्स आते हैं इसमें, एक हो गया आपका शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। ये दोनों सबसे ज्यादा मूवमेंट शो कर सकते हैं आपके शरीर में। नेक्स्ट आता है आपका पिवट जॉइंट। दिस जॉइंट अलाउज रोटेटरी मोशन, रोटेशन अलाउ करते हैं बोन्स के बीच में। एक तो मैंने बताया था बिटवीन एक्सिस एंड एटलस, एक कौन सा था एग्जांपल, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्री। इसका दूसरा एग्जांपल है टन टन बोले चूड़िया बोले कंगना टुरुरु, हो रही है ना रोटेशन, बोले चूड़िया बोले कंगना टुरुरु, रोटेशन हो रही है ना। तो ये हो गया बिटवीन रेडियस एंड अल्ना। पिवट जॉइंट। नेक्स्ट आते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट allows one plane movement, एक प्लेन में ही मूवमेंट अलाउ करते हैं। जैसे ये नीचे तो नहीं जा रहा हाथ, ऊपर ही आता है ना, नीचे तो नहीं जाता तुम्हारे हाथ, तो वन प्लेन मूवमेंट हो गया ना। वाह वाह राम जी, टप 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 टप। कौन सा जॉइंट है ये? एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट। और दूसरा कौन सा है? नी जॉइंट। मूवमेंट करके देखो नी जॉइंट की, नीचे जाता, ऊपर नहीं आ पाएगा, ऊपर नहीं आ सकता आगे का पैर, सिर्फ नीचे जा सकता है, नी जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट, सिंपलेस्ट जॉइंट, सिंपलेस्ट। ऐसे बिटवीन कार्पल्स, बिटवीन कार्पल्स, बिटवीन zygospophysis। नेक्स्ट सैडल जॉइंट, very important for need, between
carpals and metacarpals of thumb. ये कौन सा है? सैडल जॉइंट. एक और बच्चे जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे. लिखो इसको इतना. 32, 33 we will start. पहले तू, दूजा तू, तीजा तू. Yes. हो गए 33. ये देखो चैप्टर खत्म. डिसऑर्डर्स. होमवर्क. एंगुलर, कॉन्डिलॉइड, एलिप्सॉइड जॉइंट. अगेन कैसा मोशन अलाउ करते हैं? रोटेशन. रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन. बहुत ज्यादा फ्री रोटेशन नहीं रहता है. ये जैसे उंगली, ऐसे उंगली. ये जो तेरा चेहरा है ना, लाल कर दूंगी पड़ा नहीं तो. रोटेशन between phalanges and metacarpals. Between phalanges and metacarpals. दूसरा, ये घूसा देखा तूने? घूसा. ये घूसा पड़ेगा ना तो तेरे को सब नानी याद आ जाएगी तेरी. Between carpals and metacarpals. Between atlas and condyloid condyles. Occipital condyles. घूसा. चल, जॉइंट्स हो गए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिसऑर्डर्स. सारे डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. क्वेश्चन आता है यहाँ से. नंबर 1 एक्टिंग कर रहे हो. देखा, टीचर्स डे पे तो विनर मैं ही बनूंगी. देख लेना, सारी कूपन्स अपने आप को गिफ्ट कर दूंगी मैं. देखते रह जाओगे तुम बस. विनर मैं हो जाऊंगी. पहला, टेटनी. पहले ये सारा खत्म कर लो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे. मैम आपका इतना फास्ट क्यों नहीं? अच्छा, हम आपके इतना फास्ट क्यों नहीं? 12 साल का एक्सपीरियंस है ना बेटा मुझे लिखने का, आपको नहीं है? और अभी तो मैं फास्ट लिख भी नहीं रही. 1 शॉट में देखा करो ना स्पीड लिखने की. चले. नाउ कमिंग टू द टेटनी. टेटनी क्या होता है? सस्टेन मसल कॉन्ट्रैक्शन. मसल करी मैं और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, मैं मर गई. अब या तो सीधा फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके चल या मसाज के वाले के पास लेके चल. बात खत्म. बातें खत्म. ढंग से कर. या वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन. बिल्कुल सही. रैपिड स्पैज्म भी होता है टेटनी के कारण. एकदम से कॉन्ट्रैक्शन आ गए. ये कब होते हैं? जब आपके सिस्टम में कैल्शियम की कमी होती है. ठीक है, तो दो चीजें होती है टेटनी. सबसे पहले टेटनी क्यों होती है? डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम के कारण. डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम. ठीक है. दूसरा क्या होता है टेटनी? अ स्टेट ऑफ सस्टेन्ड
muscle contraction, rapid spasm, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि बॉडी कंट्रोल में नहीं रहती है कैल्शियम की कमी से। नेक्स्ट है हमारा मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये एक तरह का ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है नीट में कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा देता है। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनता है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इज नॉट सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली। अब आप कहेंगे मैम ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन करता क्या है जिसकी कमी से इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है? ये मसल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, बांध के रखता है। जब ये नहीं बनता है तो मसल लूज पड़ जाती है। ठीक है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन स्टेबलाइजेस मसल स्ट्रक्चर, इसलिए जरूरी है। अब आते हैं नेक्स्ट, माइस्थीनिया ग्रेविस। ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कैसे होता है अब इसको समझाती हूँ डायग्राम बना के। ये हमारा मसल सेल है, ये आपको पता है ये मसल सेल है। इसके ऊपर सार्कोलेमा पे रिसेप्टर्स होते हैं। ये जो रिसेप्टर्स हैं ये सेंसिटिव होते हैं एसिटाइल कोलिन से। अब देखो बदमाशी कहाँ होती है, आज तुम्हें बताती हूँ असली बदमाशी शरीर की। यस बच्चों, बदमाशी बताती हूँ आज तुम्हें। ये जो रिसेप्टर्स है ये सिर्फ पहचानते हैं एसिटाइल कोलिन को। बदमाशी क्या हो रही है, हमारी एंटीबॉडीज मिमिक कॉपी करती हैं एसिटाइल कोलिन को। वाह, बदमाशी देख रहे हो, बॉडी में रह के छुपा छुपी बदमाशी। ये एंटीबॉडी किसको मिमिक कर रही है, एसिटाइल कोलिन को। जब एसिटाइल कोलिन नहीं होता है तब ये जाके मसल से जुड़ जाती है और कॉन्ट्रैक्शन कराती है बिन बात के। तो बैठे बैठे इंसान मिले। यस, समझ रहे हो बच्चों? अब एसिटाइल कोलिन आया नहीं, इसने ब्लॉक कर दिया रिसेप्टर। या तो मसल एकदम से जब एसिटाइल कोलिन आएगा तो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और अगर एसिटाइल कोलिन पहुंचा ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी ही नहीं। और ओवर द टाइम क्या हो जाएगा, डीजेनरेशन ऑफ मसल। देखो इस एंटीबॉडी ने आके क्या किया, पूरा ब्लॉक कर दिया। अभी लिखवाऊंगी विशाल, डोंट वरी। एंटीबॉडी ने क्या किया, ब्लॉक कर दिया। इसको हटा दो, अभी लिखवा देती हूँ, तुम कंफ्यूज मत हो। एंटीबॉडी ने ब्लॉक कर दिया आपके रिसेप्टर को। रिसेप्टर के ब्लॉक होने से क्या हुआ, सिग्नल आगे गया नहीं। ठीक है, और एसिटाइल कोलिन बेचारा वहां खड़ा हुआ है, वो सोचता है जैसी जगह मिलेगी मैं जाऊंगा, वो एकदम से जाके बाइंड कर जाता है फिर, और फिर एकदम से बॉडी ठक 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 बहुत ज्यादा काम करने लगती है। दिस व्हाट हैपेंस, इरेगुलरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज बदमाशी करती है। एंटीबॉडीज blocks receptors present on sarcolemma by binding to it. Thus, acetylcholine fails to bind, causing
मसल डीजेनरेशन। देखिए बदमाशी। यस बच्चे, नेक्स्ट ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, पोरोसिस का मतलब होता है पोरस। वीकनिंग ऑफ बोन्स, इसमें हड्डियां कमजोर होने लग जाती है। वीकनिंग ऑफ बोन्स, फ्रेजाइल हो जाती है, एक मुक्का मारोगे हड्डी टूट जाएगी। क्यों हो रही है? वाई? बड़े सारे कारण हैं। लो कैल्शियम, लो विटामिन डी, लो एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। तभी जैसे मेनोपॉज आता है औरतों को सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। अगर महिलाएं उस टाइम पे सप्लीमेंट्स नहीं लेती हैं तो उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। फ्रैक्चर चांसेस इंक्रीजेस, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, पतली हो जाती है हड्डी, स्पेशली बीच में से, हमेशा बीच में से टूटती है फिर हड्डी। विमेन हॉर्लिक्स, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अबे रागी की रोटी खा लो, इससे बढ़िया आए हॉर्लिक्स वाले। 1 किलो आटा आएगा, मस्त खाओ रागी की रोटी ज्वार के साथ मिला के। क्या जरूरत है बाहर के सप्लीमेंट्स खाने की फॉरेन के, जब इंडिया में इतना सब कुछ मिल ही रहा है तो। काहे नहीं खाते रागी की रोटी? खाया करो, आधा आटा मिलाया करो, आधी रागी मिलाया करो, उसमें 50-50। खूब कैल्शियम मिलेगा, खूब आयरन मिलेगा। रागी गर्मी कर देता है, रागी नहीं बाजरा गर्मी करता, उसकी तासीर होता है। और भाई 25% मिला ले, जरूरी थोड़ी है प्योर रागी के आटे की रोटी खानी है। 75% तो गेहूं का आटा मिला ले, गेहूं का। पलक कह रहा है मैम चैप्टर खत्म। नहीं बेटा, बच्चा है अभी, मैं वेट कर रही हूँ कि बच्चे लिख लें। खानी चाहिए बेटा मिलेट्स रोटी, तुम्हारे सप्लीमेंट्स लेने बंद हो जाएंगे। मेरे बाल बहुत टूट रहे थे, मैंने रागी की रोटी खा रही हूँ मैं 1 हफ्ते से। मैं कहूंगी कि 100% फर्क तो नहीं आया है, बट हाँ 50% फर्क आना शुरू हो गया है। और क्या, आयरन और खूब कैल्शियम होता है उसमें। ये देखो मैदा खाएंगे 20%, फिर पीसीओडी हो जाएगा, फिर कहेंगे मैम मैं क्या करूं, मुझे दर्द होता है। आप बताइए। गाउटी अर्थराइटिस, साक्षी एक गूगल होता है ना, उसमें सर्च करना होता है। नवनीत गूगल, यस सर्च करो। अब मैं कैसे बताऊं, रागी लाल कलर के छोटे छोटे मिलेट होते हैं। चलो अब आते हैं गाउटी अर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड हो जाता है आपके जॉइंट्स में, जिसके कारण बहुत दर्द रहता है। महिलाओं में गठिया बाय कहते हैं हिंदी में। डिपोजिशन से अच्छा एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स कॉजिंग इन्फ्लेमेशन। ये लड़कों में भी बहुत होता है, जो ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, उनको भी होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट, रिमेटॉइड अर्थराइटिस। ये एक तरह का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें जो एंटीबॉडीज होती है वो अटैक करती है आर्टिकुलर कार्टिलेज पे, और जब आर्टिकुलर कार्टिलेज खराब होने लग जाती है तो उसकी जगह कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, तो हड्डी का साइज दोनों तरफ से बढ़ जाता है, जिसके कारण जॉइंट्स अटक जाते हैं। तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस के लोगों के साथ क्या होता है, अगर हाथ ऐसे तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे करने में भी उनकी जान निकल जाती है।
ठीक है, एंटीबॉडीज अटैक आर्टिकुलर cartilage which is later replaced by calcium ions. Size of bone increases, causing stiffness of joint. Osteoarthritis. Inflammation of joints due to age. बुढ़ापा आएगा तो अपनी बीमारियां साथ ही लाएगा ना। 11th डन मैम? हाँ बेटा, 2 चैप्टर आपने खुद नहीं करने हैं। यस मेरे बच्चे, बिल्कुल सही। 11th डन, 2 चैप्टर बच्चे खुद करेंगे। खत्म हो गया चैप्टर? पढ़ रहे हो एनसीईआरटी या नहीं? कल मिलेंगे 11:50 पे, वही सेम टाइम पे। कल जल्दी क्लास नहीं होगी और आज शाम की क्लास भी नहीं है कोई। There is no extra class until and unless I inform you for the same. Tomorrow we are going to start with chemical control and coordination, not with neural control. Like I said, पहले I will finish the big chapters and छोटा chapter will be kept for the last. पहले बड़े chapters हो जाएं तो काफी टेंशन खत्म हो जाती है। जो important बड़े chapters है उनको finish किया जाएगा पहले, ठीक है? Bye kids, take care.